फिजिक्स पहला लेक्चर जो था वो बेसिक फिज़िक्स के ऊपर चलाया था मैंने कि फ़िज़िक्स में कितनी कौन सी ब्रांचेज़ हैं। 11th-12th स्टैंडर्ड में कितनी ब्रांचेज़ के साथ आपको रूबरू होना पड़ेगा, वो सब चीज़ आपने देखी है। क्लियर है। अब फिज़िक्स चैप्टर 1 जो है पूरा वो आपको डिटेल तो नहीं लेकिन ब्रीफ में, मतलब थोड़ा फिज़िक्स के बारे में नॉलेज देगा कि मतलब क्या क्या चीज़ें फिज़िक्स में डेवलप हो चुकी है, किस तरह से कौन सी ब्रांचेस डेवलप हुई, कहाँ एप्लीकेशन उसके हैं, मतलब कहाँ उसका उपयोग हो रहा है। ये सब चीज़ें हैं जो हम फिज़िक्स के चैप्टर 1 में सीखेंगे। चैप्टर 2 मैंने जैसे बोला आपको यूनिट्स और मेजरमेंट है, एकम और मापन है। क्लियर। तो उसमें आपको पता चलेगा कि टूल्स, मतलब जो हमें फिज़िक्स में एकम है, माप है, जो वो सब जो यूज़ करने होते हैं तो किस तरह से उसके बेसिक नियम है वो सब सीखने पड़ेंगे। अब स्टूडेंट्स ने मेरे को मतलब कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं कि भाई चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के सर कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास। तो अब उसमें ऐसा है कि मैं डायरेक्ट अगर उस प्रश्नों का जवाब दे दूं तो मतलब शायद आपको क्लियर आइडिया नहीं आएगा कि वो प्रश्नों के जवाब सीधे आपने जो प्रश्न दिया है वो प्रश्न का जवाब मैं सीधे आपको बता दूं तो आपको आइडिया नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि आपके जितने भी जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं 1 by 1 टॉपिक के थ्रू, कि उसको टॉपिक में लेते हुए कि चैप्टर में जिस तरह से टॉपिक आता जाएगा उस टॉपिक के अंदर वो प्रश्न आपके हैं तो उसमें से आपको आंसर मिलते जाएंगे कि हाँ हमारा ये पहला प्रश्न था तो सर ने इसका जवाब इस तरह से बताया है कि मतलब ये टॉपिक में ऐसा है। तो आप टेक्स्ट बुक भी पढ़ेंगे तो आपको आइडिया आता जाएगा। क्लियर है। तो मैंने फाइनली यही डिसाइड किया है कि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स जो है मैं टॉपिक के थ्रू, मतलब चैप्टर्स में जो टॉपिक चलते जाएंगे आगे उसके थ्रू समझाता जाऊंगा। क्योंकि अभी जैसे एक एग्जांपल आपका एक क्वेश्चन है मेरे पास कि दो प्रोटॉन के बीच में जो विद्युत चुंबकीय बल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना प्रबल ज़्यादा होगा। क्लियर है। अब इसका जवाब है 10⁻36। अब मैं ऐसा बोल देता हूँ कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल जो है दो प्रोटॉन के बीच में लग रहा है वो उन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उससे 10⁻36 मतलब 10⁻36 घात इतना प्रबल लग रहा है, लेकिन उससे आपको ज़्यादा क्लियर आइडिया नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो चैप्टर के अंदर लास्ट में 4 मूलभूत बल हैं, फंडामेंटल फोर्सेस हैं, तो फंडामेंटल फोर्सेस को समझेंगे एक एक को लेके कि भाई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये 4 मूलभूत बल है उसको बारी बारी करके सीखेंगे तो पता चल जाएगा सबका एक दूसरे के साथ कंपेरिजन। क्लियर है। अब जो पहला ही क्वेश्चन है, मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग किया था तो स्टार्टिंग में सब इंट्रोडक्शन है, मैंने ब्रांचेस बताई थी और मैंने यहाँ पे ये भी बोला था आपको कि मतलब ये टॉपिक के अंदर बुक्स के अंदर आप पढ़ेंगे इवन दो तो आपको पता चलेगा किस किस शाखाओं में किस किस ब्रांच के अंदर कौन से फिजिसिस्ट ने काम किया है, उनका क्या क्या काम है जो हमको पढ़ने में भी आएगा। क्लियर है। तो उसके बाद जो है फिजिक्स में पर्टिकुलर हम बेसिक चीज़ को लेके चलेंगे। तो सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन है कि फिजिक्स के 2 विचार, क्लियर है, कि मतलब क्या है, तो उसको हम इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं बेसिक फिजिक्स डिसिप्लिन। क्लियर है। अब चीज़ें मैं आपको समझा दूँ इस चीज़ को समझने के लिए पहले फिजिक्स मतलब नेचर। क्लियर। नेचर में, कुदरत में जो भी चीज़ें हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई नियम है, उस नियम के तहत चल रहा है। फिजिक्स में हमें यही सीखना होता है, फिजिक्स हमें यही बताता है कि ये सब जो चीज़ें हो रही है जिस जगह पे भी कुछ भी, तो उसके पीछे कारण जाने, उसके नियम को सीखे समझे ताकि हमें उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आए। क्लियर है। तो हम प्रिडिक्शन भी मार सकते हैं। तो फिजिक्स का बेसिक गोल ये होता है कि सबसे पहले आपको करना होता है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, चीज़ों को देखो, ऑब्जर्व करो। क्लियर। उस ऑब्जर्वेशन में से आपको डेटा मिलेगा। अब वो डेटा मिला जो है उसको आप नोट डाउन करते हैं, स्टडीज़ करते हैं, उसके थ्रू आप उसको थियरी में ढालने की कोशिश करते हैं, वो थियरी बनती है। थियरी बनने पे अब आपका पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन और डेटा सब कुछ सही बैठ रहा है तो आप आगे जो होने वाला है उसकी प्रिडिक्शन कल्पना करके बता सकते हैं कि आगे ये हो सकता है। क्लियर है। जैसा एग्जांपल मैं बताता हूँ वेदर फोरकास्ट। जो वेदर फोरकास्ट होता है तो उसके लिए स्टडीज़ होती है, उसको स्टडी किया जाता है, मतलब हमारे पर्टिकुलर जो बोलते हैं कि आज मौसम साफ रहेगा, बारिश होगी, ये सब चीज़ें, तो ये स्टडीज़ हैं, फिजिक्स ही है। क्लियर। एटमॉस्फेयर के हिसाब से मतलब वेदर को स्टडी किया जाता है ताकि पता चले कि कहाँ पे कितनी बारिश हो सकती है, कब बारिश होगी, कहाँ धूप खिलेगी। तो ये सब स्टडी करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और 2-3 दिन का या 1 दिन 3 दिन का वो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से प्रिडिक्शन मारते हैं कि यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होगी, यहाँ पे तूफान आने की संभावना है, तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ कार्य कर सकते हैं। ये फिजिक्स है। तो ये फिजिक्स के तहत है, उसके नियम समझने पड़ते हैं। क्लियर है। तो जैसे मैंने बोला
कि बेसिक डिसिप्लिन, आपका पहला प्रश्न जो है कि भाई फिजिक्स में दो विचार कौन से हैं, तो दो विचार जो है, एक यूनिफिकेशन जिसको आप एकीकरण कहेंगे, दूसरा विचार जो है रिडक्शन जिसको न्यूनीकरण कहेंगे। क्लियर है? गुजराती में एकीकरण और न्यूनीकरण ये दो विचार हैं। क्लियर? इंग्लिश में उसको यूनिफिकेशन और रिडक्शन बोलते हैं। इंग्लिश साथ में रखना ज़रूरी है। फिजिक्स में मोस्ट ऑफ वर्ड मैंने जो बोला कि वो ग्रीक से डिराइव किए गए हैं, तो ग्रीक वर्ड मतलब बहुत सारे ऐसे इंग्लिश वर्ड हैं जिसका मतलब गुजराती नहीं है। क्लियर है? तो कई बार बच्चों को ऐसा होता है कि मतलब सर ये तो वो वर्ड क्या है, ग्रीक में से डिराइव किए गए तो उसको ऐसा ही लिखा जा सकता है। क्लियर? हाँ, जहाँ तक गुजराती जिसका मिलता है उसका हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड भी आएंगे जिसको जैसे इंग्लिश में बोला जाता है वैसे ही गुजराती में भी बोला जाएगा। क्लियर है? ओके। और वैसे भी पर्टिकुलर 2 साल के बाद 11th और 12th गुजराती कंप्लीट करने के बाद कॉलेजेस सब इंग्लिश में ही है, तो इंग्लिश के साथ साथ हमें थोड़ा बेटर होता जाएगा। तो 2 साल अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी ये सब भी थोड़े इंग्लिश वर्ड के साथ सीखते जाएं तो कॉलेज में आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो यूनिफिकेशन। क्लियर है? अब फिजिक्स में बहुत सारे नियम है। क्लियर है? क्योंकि जहाँ जहाँ सब जगह नियम के हिसाब से सब कुछ चल रहा है। क्लियर है? अब नियम में भी ऐसा होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जहाँ पे उसके ही नियम चलते हैं। जैसे मैंने आपको ब्रांचेस में बताया था, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रोडिक्टरी है, मतलब आमने सामने वाले हैं। जो नियम क्लासिकल मैकेनिक्स में चलते हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं चलते। क्लियर है? जो नियम क्लासिकल मैकेनिक्स में चलते हैं, यंत्र शास्त्र में चलते हैं, वो क्वांटम शास्त्र में नहीं चलते। क्लियर है? लेकिन कई जगह ऐसा भी होता है कि शुरुआत की स्टडीज़ जब की जाती है तो तब कुछ चीज़ें अलग अलग लगती है, लेकिन जैसे जैसे उसके बारे में स्टडीज़ करने जाओ तो पता चलता है कि ये दोनों चीज़ एक जगह मिलती है, ये मतलब एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। क्लियर है? जैसे आपको एक फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन पता होता है, सब लोग को आइंस्टाइन का E=mc² या E=डेल्टा mc², इसके थ्रू फेमस आइंस्टाइन को सब जानते हैं। क्लियर है? लेकिन ये चीज़ क्या है कि आइंस्टाइन जो बताना चाहता था उसके पहले भी बहुत सारे फिजिसिस्ट लोग ने बताया, लेकिन आइंस्टाइन से ही ये चीज़ ज़्यादा प्रबल साबित हुई। क्लियर है? कि E मतलब एनर्जी है और M जो है मास है, C जो है स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश की झड़प है, M दड़ है, E ऊर्जा है। तो आइंस्टाइन ने यही बताना था कि भाई ऊर्जा और द्रव्य, मैटर, दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ एक ही सिक्के के दो पहलू है। ऊर्जा का रूपांतर द्रव्य में हो सकता है और द्रव्य का चीज़ ऊर्जा में। तो मतलब ऊर्जा कहीं पे भी संग्रह है वो द्रव्य के रूप में संग्रह होती है। क्लियर? मास के फॉर्म में होगी और उसी मास में से एनर्जी भी आती है। क्लियर? तो ये दो चीज़ को जो अलग अलग समझा जा रहा था कि ऊर्जा अलग है, द्रव्य अलग है, वो दोनों एक ही है। क्लियर? एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो उसी हिसाब से अब उसके पहले जो यूनिफिकेशन मतलब एकीकरण की बात करेंगे पहले कि एकीकरण क्या होता है। तो इसके शब्द से ही पता चलता है एकीकरण, अलग अलग चीज़ों को एक चीज़ों में ढालना, क्या मतलब ये एक होना, कि ये एकीकरण हुआ। क्लियर है? अब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, चुंबकीय। क्लियर है? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म जो है, मैग्नेट नाम ग्रीस के मैग्नीशिया से लिया गया है, जहाँ पे ये पता चला था कि ऐसी चीज़ होती है जो लोहे की चीज़ों को आकर्षित करती है, चुंबकीय चीज़ जो है, तो उसको मैग्नीशिया से नाम दिया गया मैग्नेट। तो मैग्नेटिज्म जो है वो 2000 BC से ही पता था। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में 600 BC पे पता चला। तो मतलब मैग्नेटिज्म के बारे में पहले पता ही था, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता चला। ये भी आप 12th में जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा धीरे धीरे। क्लियर? अब जब इन दोनों चीज़ के बारे में पढ़ाई होती थी तो ये दोनों को अलग अलग पढ़ा जाता था। इलेक्ट्रिसिटी अलग है, मैग्नेटिज्म अलग है, ऐसा स्टडीज़ चलता था अर्लियर फिजिक्स में। लेकिन जैसे जैसे स्टडीज़ आगे गई, बहुत सारे फिजिसिस्ट ने इसमें काम किया और उसके बाद पता चला कि इन दोनों के बीच का रिलेशन है, संबंध है, ये दोनों अलग नहीं है, इन दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता। जहाँ इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ मैग्नेटिज्म होगा और जहाँ मैग्नेटिज्म है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी होगी। ये दोनों चीज़ एक ही है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकीय। क्लियर है? ये मैक्सवेल ने थियरी को, मैक्सवेल, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, स्कॉटिश फिजिसिस्ट,
जिन्होंने इसका एकीकरण किया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जो आप सब सेपरेट मान रहे हैं, मैग्नेटिज्म जो सेपरेट मान रहे हैं, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पे है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का अस्तित्व नहीं है, मैग्नेटिज्म के बिना इलेक्ट्रिसिटी का अस्तित्व नहीं है, दोनों एक ही है। क्लियर है? तो उन्होंने एक यूनिफाइड एकीकरण किया गया इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो मतलब कई जगह ऐसा होता है कि जब अलग अलग शाखाएं आप समझ रहे हैं, अलग नियम चल रहे हैं, लेकिन जब उसको आगे जाके ब्रॉड सेंस में बड़े विचार के साथ देखा जाए तो दोनों एक ही होते हैं, दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पे जुड़ा हुआ होता है, रिलेशन। क्लियर है? तो इसलिए उसका एकीकरण हुआ। सो उसको हम बोलते हैं यूनिफिकेशन, एकीकरण। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये हुआ उसका एकीकरण। क्लियर है? तो ये हमें समझ में आया कि हाँ, फिजिक्स में दो बेसिक डिसिप्लिन है, मतलब दो विचारधारा है, चीज़ों का एकीकरण करना। अभी क्वांटम ग्रेविटी चल रहा है, जिसकी थियरी पे बहुत सारा वर्क चल रहा है, तो लेटेस्ट भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर? क्वांटम ग्रेविटी। क्लियर है? अब क्वांटम ग्रेविटी जो है वो चीज़ें ऐसी है कि उसके लिए थोड़ा दिमाग आपको कसना पड़ेगा। क्लियर? जैसे ये एकीकरण आपको समझ में आया कि भाई हाँ, इलेक्ट्रिसिटी अलग है, मैग्नेटिज्म्स अलग है, ऐसा था, लेकिन दोनों एक ही है। क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म्स। क्लियर? क्वांटम ग्रेविटी, जिसको हम यूनिफाइड थियरी कहना चाहते हैं। मतलब अभी फिजिसिस्ट लोग सब उसी चीज़ के ऊपर तुले हैं, सभी भौतिक शास्त्र एक काम पे ही हैं कि एक थियरी ऐसी जो पूरे हमारे ब्रह्मांड को समझा सके, सिंगल थियरी। क्लियर है? एकीकरण करना कि सब जगह अलग अलग नियम है, अलग अलग हिसाब से चल रहा है, लेकिन क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एक ऐसा नियम जो सबको चला रहा है। क्लियर है? जैसे हमारे पास 4 मूलभूत बल है, तो ये 4 मूलभूत बल है, तो क्या वो किसी एक बल से उत्पन्न हुए हैं चारों 4? क्लियर है? तो ये प्रश्न है फिजिक्स में, जिसके ऊपर स्टडीज चल रही है। क्लियर है? कि 5 फंडामेंटल फोर्स मिलने के आसार दिख रहे हैं, तो वो उसके हिसाब से चलेगा। तो यूनिफाइड थियरी जो है क्वांटम ग्रेविटी। क्लियर? तो ग्रेविटी मतलब जो है उसको समझने के लिए आपको थोड़ा यहाँ आना पड़ेगा फिजिक्स डोमेन में, कि फिजिक्स जो नेचर है उसको हमने 2 भाग में डिवाइड किया है, मैक्रोस्कोपिक स्थूल, माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म। स्थूल मतलब हमारे आसपास जो चीज़ आप देख सकते हैं, जिसको आसानी से माप ले सकते हैं। क्लियर है? वो सब चीज़ मैक्रोस्कोपिक में आती है, बराबर? कि हर एक चीज़ बड़ी है, तो मतलब टेरेस्ट्रियल हमारा जितना भी ये सब चीज़ें जिसको आप आंखों से देख सकते हैं, टच करके महसूस कर सकते हैं, या फिर उसका माप ले सकते हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं नॉर्मली, और हमारे आसपास जितनी भी सब चीज़ें वो सब मैक्रोस्कोपिक है, हम मैक्रोस्कोपिक में आते हैं। क्लियर है? तो वो स्थूल हुआ, टेरेस्ट्रियल, पूरा अर्थ के ऊपर सब जितनी चीज़ें हैं उसको हम स्थूल में मतलब लेते हैं, मैक्रोस्कोपिक। बराबर? सभी प्लैनेट्स, सभी ग्रह जो हैं मैक्रोस्कोपिक, बड़े बड़े हैं। क्लियर है? सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक। बराबर? इसमें क्या है, ये नरी आँख से आप देख नहीं सकते, एटम है, बहुत टाइनिएस्ट है, उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, दूसरे भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिसके बारे में स्टडीज़ करेंगे हम। क्लियर? सूक्ष्म है, जिसको डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, जिसका डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं होता। क्लियर है? सूक्ष्म है बहुत। तो इसे 2 भाग में बांटा गया फिजिक्स को, नेचर को, कि भाई बिगर थिंग्स, स्मॉलर थिंग, जिसको आप समझ सकते हैं बड़ी चीज़, छोटी चीज़ है, लाइक दैट। क्लियर नहीं है, लेकिन उसको समझने के लिए आप ऐसा दिमाग में ले सकते हैं कि हाँ, स्थूल जो हमारे आसपास बड़ी चीज़ें जितनी भी है, जिसको आप देख सकते हैं, माप सकते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट, सीधा माप ले सकते हैं। क्लियर? वो माइक्रोस्कोपिक में है। माइक्रोस्कोपिक बहुत सूक्ष्म है, जिसका डायरेक्ट हम मेजरमेंट नहीं ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट उसके ऊपर कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं होती, जैसे अणु है, परमाणु है, ये सब चीज़ें। क्लियर? फाइन। अब क्वांटम जो है वो माइक्रोस्कोपिक पे काम करती है, सब माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक भी नहीं, सब माइक्रोस्कोपिक, मतलब उससे भी नीचे। क्लियर है? कि प्रोटॉन भी जो है उससे भी सूक्ष्म चीज़ें हैं, क्वार्क्स, क्योंकि प्रोटॉन क्वार्क से बने हुए हैं, न्यूट्रॉन क्वार्क से बने हुए हैं। तो उस लेवल पे जाके, अब उस लेवल पे जाके हमारे दूसरे फिजिक्स के जो नियम है वो वहाँ काम करना बंद हो जाते हैं, वहाँ पे काम नहीं करते। क्लियर है? सो ओवर देयर, वहाँ पे उसके लिए फिर नई फिजिक्स की ज़रूरत पड़ी, वहाँ से जन्म हुआ क्वांटम फिजिक्स का, क्वांटम मैकेनिक्स का। क्लियर? आप जैसे 2 साल पढ़ते जाएंगे फिजिक्स, तो आपको ये जितने भी सवाल अभी मैं बोल भी रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी है पूरी क्लियर नहीं होगी। क्लियर? लेकिन क्या इसके लिए आपको इसके साथ समय थोड़ा बिताना पड़ेगा, तब जाके आपके ये सब प्रश्नों का जवाब धीरे धीरे आपको मिलता जाएगा, और आएगा ये
ऐसा नहीं कि आज सर ने इतना टॉपिक बोला है तो अब छोड़ा है तो मतलब अब ये जवाब मिलेगा, आगे जाके आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पे ये क्वांटम मैकेनिक्स काम करता है, क्लियर है। मैक्रोस्कोपिक पे सब जगह पे हमें पता है ग्रेविटी सब पे काम करती है, क्लियर है। पृथ्वी के ऊपर जितनी भी सारी चीज़ें उस सब के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल असरकारक काम कर सकता है, क्लियर है। अब सब एटॉमिक लेवल पे जो है, बराबर, सब एटॉमिक की बात कर रहा हूँ मैं, सब एटॉमिक लेवल पे, बराबर, मतलब फेम्टोमीटर से भी नीचे, फेम्टोमीटर से भी नीचे 10⁻⁻15 मीटर से भी बिलो, क्लियर है। तो उसके नीचे, तो अब ये दो भाग में डिफरेंट चीज़ें हैं, क्लियर है। तो अब हमें कुछ ऐसा नियम चाहिए कि जो एक ऐसा नियम जो दोनों जगह काम करता हो, क्योंकि बड़े जगह पे ग्रेविटी काम करती, ग्रेविटी यहाँ काम नहीं करती, क्लियर है। और यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स काम करते हैं, यहाँ ग्रेविटेशनल क्लासिकल मैकेनिक्स काम करता है। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए कि ऐसा नियम जो दोनों जगह काम करता हो, तो उसको एकीकरण करना होता है, यूनिफाइड, तो जिसको बोला जाता है क्वांटम ग्रेविटी, जो रिसेंट लेटेस्ट थियरी चल रही है, क्लियर है, जिससे हम सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ को लेके बड़े से बड़ी चीज़ को आसानी से नियम में बांध के समझा सके कि नियम काम करते हैं, क्लियर है। तो उसको बोलते हैं एकीकरण, समझ में आया? ओके। अब है रिडक्शन। रिडक्शन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। रिडक्शन मैंने जो भी किया है ना वो रिडक्शन ही है, मतलब न्यूनीकरण। इसको समझाने के लिए मैंने अभी जो किया है वो न्यूनीकरण ही किया है, मतलब रिडक्शन किया है। मतलब चीज़ें इतनी सारी जो है जटिल, कॉम्प्लेक्स, क्लियर है, जटिल चीज़ें जो होती है, बड़ी बड़ी चीज़ें, या कुछ भी चीज़ समझा रहे हैं, कोई नियम है, कोई थियरी है जो काफ़ी जटिल है, किसी नियम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, किसी जगह कुछ नियम जो लग रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो काफ़ी समझने में जटिल है। तो हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं ताकि उसके छोटे छोटे पार्ट को हम आसानी से स्टडी कर सकें। और ऐसे करते करते जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, हमारा जटिल समस्या जो हमारी है, उसको सरल रूप में, सिंपलर फॉर्म में ला दिया जाए। एग्जाम्पल सिंपल, क्लियर। स्टोरी सब ने आपने सुनी होती है, लेकिन ये स्टोरी भी गलत है। अगर आपने ऐसी स्टोरी सुनी है तो मेरे को बताइएगा कि भाई न्यूटन, मैं शॉर्ट में ही समझाऊंगा, क्लियर, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, कि भाई एक दिन न्यूटन एप्पल पेड़ के नीचे बैठा था, एप्पल उसके सर पे गिरा और न्यूटन को ये ख्याल आया कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा गया, तो जिससे न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पता चला, या उसने उसकी खोज की। ऐसा क्लियर है, ऐसा स्टोरी शायद आपने सुना ही होगा, 8, 9, 10th में आपने स्टडी किया होता है, सब ने ऐसा सुना होता है, क्लियर। लेकिन ये सरासर गलत स्टोरी है, क्लियर है। मैं डिटेल में भी इस स्टोरी को आपको समझाऊंगा जब आपके रेगुलर क्लास होंगे, ठीक है। पर अभी मैं आपको शॉर्ट में समझाऊँ, ऐसा नहीं था। ग्रेविटी के बारे में जो है गैलीलियो गैलीली के टाइम से ही पता था, या उसके पहले से भी। गैलीलियो गैलीली मैं आपको बता दूँ, जिस साल गैलीलियो गैलीली की मौत हुई उस साल न्यूटन पैदा हुआ था, उसी साल न्यूटन का जन्म हुआ था। तो गैलीलियो गैलीली जो है वो ग्रेविटी के बारे में बता चुका था। तो ये ऐसा नहीं है कि न्यूटन को पता नहीं था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, नो, सबको पता था गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, आकर्षण बल है, खींचता है सब कुछ, ये पर काम कैसे करता है ये पता नहीं था, क्लियर। और न्यूटन जब ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में उसने जो खोज की, उसने जो उसके नियम बनाए, तब उसकी उम्र जो है 22 या 23 साल थी, 22-23 साल का लड़का था वो, क्लियर है। अब आपको मैं यही सवाल पूछता हूँ, जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार, हमने तो ऐसी स्टोरी सुनी है कि न्यूटन के सर के ऊपर एप्पल गिरा, फिर उसको पता चला ये एप्पल नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, बराबर। तो आप खुद एक सवाल अपने दिमाग में रखिए, 22-23 साल का लड़का जब उसके सर के ऊपर एप्पल गिरता है तो ये सोचेगा ऐसा कि एप्पल नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। तो क्या उसने 22 साल तक, 23 साल तक कभी भी कोई भी चीज़ नीचे गिरते हुए नहीं देखी होगी? उसके पहले टेबल से बुक को गिरना, बॉल का नीचे गिरना, बाकी सब चीज़ों का नीचे गिरना कभी नहीं देखा होगा, ऑब्वियस देखा ही होगा। तो अब वो ऐसा सवाल तो नहीं कर सकता 22-23 साल की उम्र में कि मतलब ये चीज़ नीचे क्यों आई, ऊपर क्यों नहीं गई, समझ में आया। तो जो स्टोरी हमें बताई जाती है स्कूल लेवल पे सरासर रॉन्ग है, और न्यूटन को इतना बेवकूफ़ साबित करने की कोशिश करते हैं कि 22-23 साल का लड़का सोचो, ऐसा नहीं सोचेगा,
क्लियर, आप भी नहीं सोचेंगे, चीज़ों को गिरते हुए देख रहे हैं तो आपको पता है गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है, दैट्स इट। हाँ, अब तुमको ये पता ही है गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है, लेकिन अब तुम्हारे सामने प्रश्न क्या है कि काम कैसे करता है, इसके लिए कौन सा नियम है, कौन सी फॉर्मूला है, किस तरह मैथमेटिकली देखा जाएगा। तो उस टाइम पे न्यूटन को सवाल ये था कि जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इस प्लैनेट के ऊपर हर एक चीज़ पे लग रहा है तो वहाँ जो दूर एक चांद है उसके ऊपर भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा, बराबर, जैसे इस एप्पल पे लगा होगा। तो अब उसको चाहिए फॉर्मूला कि ये बल दर के हिसाब से किस तरह काम करता है, अंतर के हिसाब से किस तरह काम करता है, इसी हिसाब से उसने पूरा थियरी डेवलप किया। क्लियर है? तो ये चीज़ है। तो सिंपलर फॉर्म में लाना पड़ता है कि गुरुत्वाकर्षण बल है वो जटिल है, सबके ऊपर लग रहा है, पर कैसे काम कर रहा है उसको जटिलता को सरल रूप में लाया जाता है और आपके सामने नियम आ जाता है F = G m1 m2 बाय r²। ये नियम आ जाता है। क्लियर है? तो अब ये नियम से हम पता चल जाता है कि कोई भी दो पदार्थ है जिनके दर m1 m2 है तो उन दोनों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल जो है उन दोनों के दर के गुणाकार को सम प्रमाण में होगा और उन दोनों के बीच के अंतर के वर्ग को व्यस्त प्रमाण में होगा। सिंपल फॉर्म। तो रिडक्शन का मतलब ये होता है जो जटिल चीज़ें होती है उसको सरल रूप में ढालना, उसको बोलते हैं न्यूनीकरण, रिडक्शन। समझ में आया है? एकीकरण, न्यूनीकरण। एकीकरण मतलब जो विभिन्न अलग अलग चीज़ें हैं उसको एक नियम पे चलते हुए देखना या एक सांचे में ढालना, उसको बोलते हैं यूनिफिकेशन, सिंप्लीफाइड। क्लियर है? अब जो मैंने बताया था मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, तो यहाँ दोनों जगह अलग अलग नियम काम करते हैं, ग्रेविटी, क्वांटम मैकेनिक्स। अब इन दोनों को पर्टिकुलर जो है यूनिफाई किया जाए, एकीकरण किया जाए, तो जिसको बोला जा सकता है क्वांटम ग्रेविटी थियरी, जिसके ऊपर काम चल रहा है। क्लियर है? आज के 21st सेंचुरी के अंदर चैलेंज यही है कि एक ऐसी थियरी डेवलप की जाए जो बड़े से बड़ा प्लैनेट या बड़े से बड़ा ऑब्जेक्ट जो हमारे सोलर सिस्टम में या गैलेक्सी में है उसके ऊपर से लेके नियम काम करता हुआ छोटे हुए सब एटॉमिक लेवल तक, सूक्ष्म कणों तक ये नियम काम करे। क्लियर है? तो आपका पहला प्रश्न जो था उसका जवाब यही है कि भाई भौतिक विज्ञान में दो विचार क्या है, एकीकरण, न्यूनीकरण। क्लियर है? उसके आधार पर मैंने आपको बता दिया फिजिक्स, डोमेन, क्लियर, प्रभाव क्षेत्र, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक थे। क्लियर है? तो आपके सवालों के जवाब इसी तरह मैं आपको दूंगा क्योंकि आपके प्रश्न जो है कुछ फर्स्ट चैप्टर से हैं, कुछ सेकंड चैप्टर से हैं, तो कुछ बीच में जो सेकंड चैप्टर के हैं उसके लिए थोड़ा पीछे जाएंगे, मतलब सेकंड चैप्टर में जब पहुंचेंगे तो उसके जवाब मिलते जाएंगे और टॉपिक वाइज मैं इसको चलाऊंगा तो ही आपको समझ में आएगा। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।